साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल शीट के साथ साथ अन्य कौन से प्रपत्र एनएएस 2021 में परीक्षा वाले दिन फिल करना होंगे, क्योंकि हम यदि देखें कि जो एग्जाम है, एग्जाम की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब उससे संबंधित जो हमारे रिकॉर्ड है या प्रपत्रों का भरना है वो सही तरीके से हो सके। तो साथियों, इसके संबंध में बहुत सारे शिक्षक साथियों के सवाल थे, प्रश्न आ रहे थे कि यदि एक ही सेक्शन है तब ऐसी स्थिति में भी क्या हमें सैंपलिंग करना होगी। यदि एक ही सेक्शन में 30 से अधिक बच्चे हैं तब उनकी हम सैंपलिंग किस तरह से करेंगे, और यदि 30 से कम बच्चे हैं तब हम उन्हें एनएएस आईडी किस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे, उन बच्चों की एनएएस आईडी क्या होगी। और यदि कोई छात्र परीक्षा वाले दिन अनुपस्थित रहता है तब ऐसी स्थिति में उसे हम एनएएस आईडी अलॉट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न थे। तो इस हम वीडियो के माध्यम से शिक्षक साथियों की ऐसी बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम वाले दिन प्रपत्रों को भरने में कोई भी परेशानी ना हो। कौन कौन सी सामग्री हमारे पास एफआई और ऑब्जर्वर के द्वारा लाई जाएगी और किस किस को हमें वापस करना है, परीक्षा जो प्रश्न पत्र है उन्हें बच्चों को देना है या वापस करना है, किस तरह से करना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो साथियों चलिए हम देखते हैं इन सभी प्रश्नों से जुड़े हुए सवाल, बुकलेट को डिस्ट्रीब्यूशन का करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको करना क्या है। जैसे ही फील्ड इन्वेस्टिगेटर एफआई विद्यालय में जाता है, विद्यालय में जाने के बाद उसकी सबसे पहली प्रोसेस आती है कंट्रोल शीट को फिल करने की। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो प्रधान अध्यापक या प्रिंसिपल से एफआई अपना नियुक्ति आदेश दिखा करके प्राप्त करेगा, और देखने के बाद फिर हमें देखना है कि इसमें कितने छात्र हैं, आपके विद्यालय में कुल दर्ज छात्र कितने हैं। तो साथियों सबसे पहली स्थिति हम देखते हैं, यदि बच्चे 30 से कम है, क्योंकि किसी भी विद्यालय में चयनित शाला के लिए अधिकतम 30 बच्चों का एनएएस एग्जाम आयोजित कराना है आपको। यदि 30 से अधिक है तब उनकी प्रक्रिया पृथक टाइप की है। तो यदि 30 या 30 से कम है तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, उस स्थिति में एनएएस आईडी हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो साथियों हम इसके लिए देख लेते हैं कि जब जैसे सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ टोटल जो बच्चों की संख्या है वो बच्चों की संख्या है टोटल 23, अर्थात 23 बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो परीक्षा कराने की प्रक्रिया है वो सभी बच्चों पर लागू होती है। अब इसके लिए हम कंट्रोल शीट पर एनएएस आईडी किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो 23 बच्चे हैं 23 नंबर की चिट हमें बना के डालना होगी, और किसी शिक्षक साथी या उन्हीं में से किसी भी स्टूडेंट को बुलाने के बाद पूरी 23 जो चिट आपने बनाई है, पर्चियां आपने बनाई हुई है, उन्हें हम सफल कर लेंगे। सफल करने के बाद किसी एक चिट को हम उठाने के लिए उससे कहेंगे, और चिट उठाने के बाद जैसे कि हम मान लेते हैं कि उसने 9 नंबर की चिट उठा ली है, बच्चे ने जब पिक किया तो 9 नंबर की चिट आ जाती है। तो 9 नंबर के बाद आपको 9 जो नंबर है वो एनएएस आईडी 1 होगी। तो हमें कंट्रोल शीट में सबसे पहले 9 नंबर वाले छात्र का नाम लिख लेना है। कंट्रोल शीट को हम देखते हैं तो यहाँ हमने सबसे पहले जो एनएएस आईडी 1 हम देख पा रहे हैं यहाँ कि 1 है, तो इस पे हम 9 नंबर वाले का छात्र का नाम लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 9 से सीधे लिखते चले जाएंगे 1 2 3 4 5, ये आपकी सबसे पहले एनएएस आईडी है। और इसके बाद क्रमशः अगर 23 स्टूडेंट्स थे तो हम 9 10 11 12 इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में फिर हम देखते हैं कि जब हमारे पास बच्चों की संख्या 23 तक हम लिख लेते हैं तो 23 के बाद जो स्टूडेंट आएगा वो पहले नंबर का स्टूडेंट आएगा,
और NASID में जो उसका क्रम आ रहा होगा वो वही क्रम उसका रहेगा। तो इस तरह से हमें सारे बच्चों की NASID को हम बना लेते हैं। अब इसमें स्थिति ये बनती है कि यदि कोई स्टूडेंट उस दिन अनुपस्थित रहता है तो हमें उस बच्चे को NASID प्रोवाइड नहीं करना है। सपोज हम मान के चले कि इसमें 9 नंबर हमने लिया है और 9 के बाद जो 10वां बच्चा है, 10वां छात्र है, वो उपस्थित नहीं है, तो हम 9 नंबर वाले छात्र को NASID 1 प्रोवाइड करेंगे और 10वें छात्र को छोड़ देंगे और 2 जो आईडी होगी वो हम 11वें वाले छात्र को देंगे कि NASID आपकी 2 होगी और 11वां, और उसके बाद किसी भी कारण से 12वां छात्र भी अनुपस्थित है तो हम 13वें छात्र को तीसरी आईडी देंगे, जैसा कि कंट्रोल शीट में दिखाया गया है। हम देखते हैं जैसे NASID आप देख पा रहे हैं 1 2 3। अब चूंकि 9 के बाद 10वां स्टूडेंट एब्सेंट था, इसलिए यहाँ ऊपर हम देख पा रहे हैं कि स्कूल एक्चुअल रोल नंबर, तो उसका स्कूल का वास्तविक रोल नंबर क्या था, तो जिसकी हमने NASID 1 दी है उसका स्कूल का वास्तविक नंबर था 9, जिसको NASID हमने 2 दी है उसका स्कूल का वास्तविक नंबर था 11, जिसको NASID हमने 3 दी है उसका स्कूल का नंबर था 13। तो इस तरह से, और जो भी छात्र प्रेजेंट है केवल हमें उन्हीं को NASID देना है। अधिकतम 30 बच्चों का एग्जाम कराना है, बाकी अगर कोई बच्चा नहीं आता है तो उसे हम NASID प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये तो थी स्थिति जब बच्चों की संख्या किसी सेक्शन में 30 से कम है। यदि 30 है तब भी हमें यही प्रक्रिया अपनानी है। अब साथियों हम देख लेते हैं कि यह दूसरी स्थिति आती है कि यदि आपके विद्यालय में सेक्शन तो एक ही है, सेक्शन की संख्या 1 है, लेकिन उसमें छात्रों की संख्या 30 से अधिक है, तब ऐसी स्थिति में हम किस तरह से इसका सैंपलिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अधिकतम बच्चों की संख्या हमारे टेस्ट की है 30, इसीलिए जितने भी छात्र हैं उसमें हम 30 का डिवाइड करेंगे, जैसे कि यह फॉर्मूला दिया गया है। इसमें जो फॉर्मूले दिए गए हैं कि 30 से हम भाग देंगे, और 30 से भाग देने के बाद जब बच्चों की संख्या अधिक है, ऐसी स्थिति में यदि भाग देने के बाद उनका जो भागफल आता है, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि 50 बच्चे आपकी विद्यालय में हैं और 50 में से हमने 30 का भाग दिया, तो भाग देने के बाद आता है 1.67। तो इसके लिए जो इंटरवल निकल के आता है वो आता है 2, मींस हमें हर दूसरा बच्चा एग्जाम के लिए लेना है। लेकिन दूसरे बच्चे को लेने के लिए शुरुआत हम कहां से करेंगे? शुरुआत करने के लिए हमें फिर वही प्रक्रिया अपनानी है सफल करने की। रोल नंबर डालने के बाद चिट एंड ड्रॉ के माध्यम से हम पहला रोल नंबर निकाल, किसी से एक रोल नंबर को पिक करने के लिए कहेंगे। इसके लिए हम उस विद्यालय के छात्र या टीचर का यूज कर सकते हैं। तो सपोज मान के चले हम कि वही 9 नंबर का बच्चे का नाम आता है पिक करने में, तो इसके बाद हम 9 लेंगे। इंटरवल चूंकि 2 का आया है, एक बच्चे को छोड़ के हमें लेना है, तो 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 15, 17, और यदि हम मान के चले कि 19, 19 के बाद कहीं 21वां बच्चा नहीं आया है, तो हमें 21वें को नहीं लेना है और 22वें स्टूडेंट को भी यहां नहीं लेना है। उसके बाद हम 23वें स्टूडेंट को लेंगे। इस तरह से आप लेते हुए चले जाएंगे। अब जब हम ये प्रक्रिया पूरी अपना लेंगे, तो अपनाने के बाद आपने ले लिया यहां से कि 1 नंबर का भी ले लिया था, और इस तरह से हमने सारे बच्चों को ले लिया है, और आपके जो टोटल बच्चों की संख्या हो रही है वो 25 ही हो रही है चयनित बच्चों की। अब चूंकि जो छूटे हुए बच्चे हैं इनकी संख्या 5 से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन से 5 बच्चे लेंगे? तो हम यहां से सबसे टॉप पर जाएंगे, और जो बच्चा पहले सिलेक्ट नहीं हुआ था उसको, जैसे हमने दूसरे बच्चे को लिया, दूसरा हमने फिर चौथे बच्चे को लिया, 6 को लिया, और उसके बाद 8 को लिया और 10 को लिया। तो यहां हमारे टोटल 5 बच्चे और हो जाते हैं। 25 हमने पहले रैंडमली सिलेक्ट कर लिए थे एक एक के इंटरवल से, 5 हमने ये ले लिए। तो इस तरह से हमारे बच्चों की संख्या 30 हो जाएगी और इनका हम NAS का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो ये स्थिति थी जब हमारी एक ही क्लास में बच्चों की संख्या 30 से अधिक है तब। इसके बाद साथियों हम देखते हैं तीसरी जो स्थिति बनती है कि आपके यहाँ मल्टीपल सेक्शन है, एक से अधिक सेक्शन है, तब हम सैंपलिंग कैसे करें? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में है उन सेक्शनों की हम चिट डालेंगे
और चिट डालने के बाद एक सेक्शन की हम चिट को पिक करेंगे, जिससे हमारा निकल के आएगा कि हमें कौन सा सेक्शन लेना है। सपोज हमारा बी सेक्शन आ जाता है। अब यदि बी सेक्शन में आपके बच्चे 30 हैं तो आप सभी के लिए इसमें रख सकते हैं कि सभी का एग्जाम कराना है, केवल बी सेक्शन का एग्जाम होगा, बाकी सेक्शनों का नहीं होगा। अब यदि 30 से कम है या उसमें कोई अनुपस्थित रहते हैं बच्चे, तो हमें 30 के बच्चों के अलावा मान लीजिए 25 बच्चे उस दिन आ जाते हैं और 5 बच्चे हम कहां से इनके लिए लेंगे। तो हम फिर से वही शेष जो सेक्शन बचे हुए थे उनमें से हम एक पर्ची और निकालेंगे। मान लीजिए हमारी डी सेक्शन की पर्ची निकल के आ जाती है, तो 25 के बाद 5 जो बच्चे बचे हुए हैं उन्हें हम रेंडमली डी सेक्शन से ले लेंगे और हम 30 बच्चों का एग्जाम उस दिन कंडक्ट कराएंगे। तो ये थी हमारी बच्चों की सैंपलिंग करने की प्रक्रिया और उन्हें एनएएस आईडी प्रोवाइड करने की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कंट्रोल शीट को कि यदि हमने ये कंट्रोल शीट भरने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है कि जो आपका पहले कॉलम में है एनएएस आईडी, ये आपको क्रमशः देना है और इसके बाद ये जो स्कूल का एक्चुअल रोल नंबर है, हम जिस बच्चे का नाम लिख रहे हैं उसी के नाम का जो रोल नंबर विद्यालय के अटेंडेंस रजिस्टर में है उस रजिस्टर को हमें लिख लेना है। तो साथियों ये केवल बच्चों के नाम की थी। अब इसके बाद दूसरा कॉलम कंट्रोल शीट में है 80 बुकलेट का, केस में जो है नंबर 80 बुकलेट नंबर है। तो जो उस छात्र को 80 बुकलेट मिलना है उसका यहाँ पर सीरियल नंबर डाला जाएगा। 80 मींस अचीवमेंट टेस्ट, जो आपका सर्वे हो रहा है उसका जो टेस्ट आपको मिलेगा उसका बुकलेट का नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये सर्वे की जो बुकलेट्स है इनकी संख्या कितनी होगी, टेस्ट बुकलेट कितनी होगी, तो इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ ये आप देख पा रहे हैं नीचे जाके ग्रेड 3 और 5 के लिए, ग्रेड 3 और 5 के लिए 4 बुकलेट है, 4 सेट यहाँ पर आएंगे और इसके इसी तरह से जो ग्रेड 8 के लिए भी 4 सेट आएंगे और ग्रेड 10 के लिए आपके 5 सेट आएंगे। तो इस तरह से आपको सेट आएंगे और अलग अलग सेट, कोई भी 2 समान सेट पास पास वाले बच्चे को नहीं देना है। सेट ए बी सी डी हो सकता है या 1 2 3 4, तो 4 सेट होंगे, हमें अलग अलग सेट उनको देना है। जब इनका एग्जाम टाइम हम देखें तो एग्जाम टाइमिंग है आपकी कक्षा 3 और 5 के लिए 10:30 से लेके 12 बजे तक 90 मिनट, कक्षा 8 के लिए 10:30 से 12:30 तक 120 मिनट और कक्षा 10 के लिए 10:30 से लेके 12:30 बजे तक 120 मिनट। तो इस तरह से हमें बुकलेटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। अब यहां हम देखते हैं बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, तो ये जो 80 नंबर था इस 80 नंबर को हमने यहां पर लिखेंगे दूसरे वाले कॉलम में 80 बुकलेट नंबर लिख दिया। तो जब हमारा एग्जाम पूरा कंडक्ट हम करा लेते हैं, एग्जाम कराने के पश्चात 3 और प्रश्नावलियां भी हमें भरना होती है जिन्हें हम पीक्यू कहेंगे, पीपल क्वेश्चनायर। इसमें हमें छात्रों से ही भराना है। ये छात्रों से भराने की 2 तरह की प्रक्रिया होती है। कक्षा 3 और 5 के लिए पीक्यू भरने का कार्य एफआई के द्वारा किया जाएगा। तो जब बच्चों से हम 80 बुकलेट को कलेक्ट कर लेंगे, 80 बुकलेट कलेक्ट करने के बाद इंटरव्यू मोड में एफआई प्रत्येक बच्चे से क्रमशः बुला करके उनसे क्वेश्चन पूछता जाएगा और पूछने के पश्चात उन्हें उन बच्चे के रिस्पॉन्स को पीक्यू बुकलेट की जो ओएमआर सीट है वहां फिल करना होगा क्लास 3 और 5 के लिए। कक्षा 8 और 10 के लिए जो पीक्यू बुकलेट है, पीपल क्वेश्चनायर जिसे हम कहेंगे, छात्र प्रश्नावली, ये 8 और 10 के बच्चे के द्वारा स्वयं ही ओएमआर सीट में इसको भरा जाएगा। इसके बाद यहां हम देख पा रहे हैं ये कॉलम में इसमें बुकलेट का सेट। तो यहां साथियों सेट केवल 80 बुकलेट का आना है, इसीलिए इस कॉलम में जो सेट जिस बच्चे को दिया जा रहा है उसका सेट हम यहाँ पर लिखेंगे। चौथे कॉलम में हमें बच्चे का नाम लिखना है, 5वें कॉलम में जो एक्चुअल रोल नंबर है वो लिखना है और 6वें में यदि कोई रिमार्क आता है, कोई विशेष बात आती है, तब हमें उसको लिखना है। तो इस तरह से ये छात्र की
जो जानकारी भरना है ये हम यहाँ पर भर लेंगे। तो PQ क्वेश्चनायर के बाद दूसरी जो प्रश्नावली है वो है TQ प्रश्नावली। TQ प्रश्नावली विषय शिक्षक के द्वारा भरी जाएगी और केवल उसी विषय शिक्षक के द्वारा भरी जाएगी जो उस संबंधित कक्षा को पढ़ाता है, जिसका अचीवमेंट टेस्ट हुआ है या जो परीक्षा में सम्मिलित हुआ है उसी कक्षा का। तो ये जो TQ क्वेश्चनायर है, TQ प्रश्नावली है, शिक्षक प्रश्नावली, ये एक विद्यालय के केवल एक शिक्षक के द्वारा ही भरी जाएगी उस विषय के। तो इस तरह से 3 और 5 के लिए 3 TQ भरे जाएंगे, कक्षा 8 के लिए 4 TQ भरी जाएगी, 4 सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, और कक्षा 10 के लिए 5 टीचर क्वेश्चनायर यानी शिक्षक प्रश्नावलियों को भरा जाएगा। इसे भरने के लिए भी OMR ये कंट्रोल सीट है, यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं। TQ बुकलेट नंबर जो टीचर्स को दी जाएगी उस TQ बुकलेट नंबर, जैसे कक्षा 3 के लिए हम देखें तो यहाँ हिंदी और दूसरा विषय गणित और पर्यावरण, ये 3 विषय की होंगी। बाकी ये 2 कॉलम है ये आपके खाली रहेंगे, इसमें नहीं भरा जाएगा। तो 3 के लिए 3 और 5 के लिए ये केवल 3 टीचर्स के द्वारा भरी जाएगी। इसी तरह से 4 के लिए यदि कक्षा 8 की हम बात करें तो यहाँ 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो चारों विषय के एक एक शिक्षक के द्वारा भरी जाएगी। यदि किसी विद्यालय में उस विषय को पढ़ाने वाले एक से अधिक शिक्षक हैं, तब ऐसी स्थिति में केवल वही शिक्षक इस प्रश्नावली को फिल करेगा जिस सेक्शन के छात्र उस दिन अचीवमेंट टेस्ट में सम्मिलित हुए हैं, केवल उसी शिक्षक को भरना है। और साथियों एक ध्यान और रहे कि यदि किसी विषय का शिक्षक विद्यालय में उपलब्ध नहीं है या उसका अपॉइंटमेंट नहीं है, तब ऐसी स्थिति में भी उसकी TQ नहीं भरी जाएगी, यानी शिक्षक प्रश्नावली नहीं भरी जाएगी। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जैसे कि केवल 2 टीचर हैं और चारों विषय पढ़ाते हैं, तो केवल 2 ही शिक्षक प्रश्नावलियां वहां पर भरी जाएगी। और यदि एक से अधिक शिक्षक भी उस विषय को पढ़ाते हैं, तब भी किसी एक शिक्षक के द्वारा भरा जाना है जो कि उस विद्यालय के उस सेक्शन को पढ़ाता है जिसका एग्जाम हुआ है। इसी तरह से कक्षा 8-10 के लिए 5 शिक्षकों के लिए ये भरा जाना है। तो ये TQ भरने की थी। TQ में किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे इसको फिल करना है, पृथक पृथक क्लास के लिए पूर्व से ही TQ, PQ और SQ से संबंधित वीडियो भी अपलोड है, जिन्हें आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है SQ। SQ का है स्कूल क्वेश्चनायर। स्कूल क्वेश्चनायर एक विद्यालय के द्वारा एक भरा जाएगा, कब, यदि आपके विद्यालय में केवल एक ही सेक्शन का चयन हुआ है। यदि एक से अधिक सेक्शन, एक से अधिक ग्रेड, कक्षाएं यदि चयनित है, जैसे किसी विद्यालय में क्लास 3 का भी टेस्ट है, क्लास 5 का भी टेस्ट है, क्लास 8 का भी टेस्ट है और क्लास 10th का टेस्ट है, तो जितनी ग्रेड के लिए आपके विद्यालय में NAS एग्जाम का आयोजन हो रहा है, उतनी ही SQ यहाँ पर फिल किए जाएंगे। और प्रत्येक कंट्रोल सीट में आपको भरना होगा अलग अलग। ग्रेड 3 के लिए अलग भरना होगा SQ, ग्रेड 5th के लिए अलग से भरना होगा। तो इस तरह से SQ भरने का जो कार्य है वो संस्था प्रधान अर्थात प्रधान अध्यापक या प्रिंसिपल के द्वारा कराया जाएगा। तो इस तरह से SQ, PQ और TQ को भरवाना है। अब यहां हम देख लेते हैं, जब ये सारी जानकारी भर जाती है, इसके बाद आपको यहां देखना है, इसमें आपको NAS सैंपल बैच में जो नंबर है, कितने स्टूडेंट यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है और उन्हीं बबल्स को डार्क यहाँ कर देना है। फिर टाइमिंग आपको लिखना है, कब से स्टार्ट हुआ था, कब आपका काम यहाँ पर एग्जाम का खत्म हुआ है। ऑब्जर्वर के सिग्नेचर होंगे, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के सिग्नेचर होंगे और स्कूल हेड के सिग्नेचर होंगे। तो ये यहाँ पर सभी के सिग्नेचर अनिवार्य रूप से करा लें। सामान्य जानकारियां जो है आपकी वो हमें यहाँ पर भर देना है। सबसे पहले नेम ऑफ ऑब्जर्वर, आपको यहाँ पर ऑब्जर्वर का नाम लिखना है,
किस ग्रेड के लिए इस OMR शीट को भरा जा रहा है, उस ग्रेड का नाम है। नेम ऑफ स्कूल, तो स्कूल का नाम यहाँ लिख देना है। उस स्कूल का डाइस कोड हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद सेक्शन, किस सेक्शन के लिए हुआ है, और इसके बाद में ये आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोड कैसा है आपका या मीडियम यहाँ हुआ वो लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी कंट्रोल शीट भरने की संपूर्ण प्रक्रिया थी। इस तरह से हमें कंट्रोल शीट को फिल करना है, और जब कंट्रोल शीट भर जाएगी तो आपका लगभग 80% कार्य हो जाता है जो डॉक्यूमेंटेशन का है। इसके बाद आपको देखना है फील्ड नोट। फील्ड नोट जो सबसे लास्ट में, एक तरह से हम कहें इसको चेकलिस्ट है कि आपको क्या क्या कार्य करना थे फील्ड इन्वेस्टिगेटर को, तो उसे ये अपना भरना है फील्ड नोट। यहाँ आपका विद्यालय का नाम, विद्यालय का डाइस कोड, डाइस कोड के बाद ग्रेड, ग्रेड में आपको टिक करना है। प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग अलग फील्ड नोट भरा जाएगा। यदि एक से अधिक ग्रेड स्कूल के चयनित हुए हैं उतने ही फील्ड नोट FI के द्वारा वहां पर भरे जाएंगे। सामान्यतः एक FI को एक ही ग्रेड दिया गया है, लेकिन कहीं स्थिति बन सकती है कि एक से अधिक ग्रेड भी यदि एक FI के अंतर्गत है तो प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग अलग फील्ड नोट को फिल किया जाएगा। और इन क्वेश्चनों को हम देखते जाएं चेकलिस्ट में। इससे संबंधित एक पूर्व में भी वीडियो मेरा डला हुआ है, तो यहाँ हम इससे इंश्योर हो लें कि हमने ये सारे कार्य कर दिए। तो ये थी सारी प्रक्रिया साथियों प्रपत्रों को भरने की। और ये ध्यान रहे कि जितने भी प्रपत्र ऑब्जर्वर अपने साथ में लेके आए थे वो सारे प्रपत्र, भरे हुए प्रपत्रों को अलग से सील्ड करना है, खाली प्रपत्रों को अलग से हमें भरना है। जिस तरह से आपकी जिले में ट्रेनिंग हुई है उस ट्रेनिंग के हिसाब से ही आपको कार्य करना है। शायद किसी में कोई ट्रेनिंग मिस हुई हो या कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो इसके लिए हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे ये हम डाल करके टाइप करें और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इन सभी के वीडियोस वहां पर अपलोड हैं, जिन्हें हम देख के समझ के इन सभी को बढ़ सकते हैं। साथियों, कल होने वाले NAS एग्जाम के लिए सभी जो कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, सभी बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी के लिए कांग्रेचुलेशन, बधाई और आगे बेस्ट ऑफ लक। आप अपना कार्य पूर्णतः ईमानदारी से करें और NAS एग्जाम को सफल बनाएं। वीडियो से जुड़े रहें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक जानकारी सभी को मिल सके। किसी भी प्रकार की अन्य ऐसी ही समस्या के लिए हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स से आप हमें बताएं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां भी अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश की जा सके। धन्यवाद।